आपको याद होगा एक दौर जब कन्वेंशनल वॉर कैसे शुरू होता था। पहले एरियल अटैक होते थे और उसके बाद पूरे इलाके को सपाट करके ग्राउंड फोर्सेस अंदर घुसती थी। यही आपने यूक्रेन में देखा, यही आपने गाजा में देखा। और जितने लोग ये कहते हैं कि इजराइल और लेबनान में युद्ध नहीं छिड़ा है, तो हमारा सवाल यह है, क्या यही आप अभी इजराइल वर्सेस लेबनान में नहीं देख रहे हैं? एरियल अटैक, रॉकेट से हमलों के अलावा हिजबुल्लाह इजराइल पर ड्रोन अटैक भी साथ साथ कर रहा है। इजरायली सेना के हवाले से द टाइम्स ऑफ इजराइल की आज की रिपोर्ट है, हिजबुल्लाह ने 72 घंटे में इजराइल पर 16 ड्रोन हमले किए हैं। आपको पता होगा ये ड्रोन कहां से मिले? ज्यादातर ईरान से। इजराइल की वायुसेना ने इनमें से करीब 11 ड्रोन मार गिराए, आयरन डोम। बीते 5 दिन में हिजबुल्लाह ने इजराइल पर करीब 600 रॉकेट अटैक किए। इजराइल के एयर डिफेंस सिस्टम से इनमें से करीब 90% हमले नाकाम कर दिए गए। यही वजह है कि बाइडेन प्रशासन के अधिकारियों को लगता है कि इजराइल और हिजबुल्लाह में सीधी जंग छिड़ चुकी है। इंटरेस्टिंग बात क्या है, जो इजराइल के विरोधी हैं उनका यह कहना है कि जो भी अटैक हो रहे हैं वो ओपन एरियाज में हो रहे हैं। तो इजराइल का क्लेम कि 90% उन्होंने रॉकेट मार गिराए हैं, इसको एक एलिमेंट ऑफ डाउट के साथ देखा जाना चाहिए। सबसे बड़ी बात, आसमान और समंदर से हिजबुल्लाह को जवाब देने के अलावा इजराइल लेबनान में घुसकर ये तस्वीरें देखिए, ग्राउंड ऑपरेशन की तैयारी तेज कर चुका है। लेबनान पर इन्फेंट्री अटैक के लिए इजराइल ने बड़े पैमाने पर तैयारी की है, सिमुलेशंस शुरू कर दिए हैं। यानी कि कुछ ऐसा होगा तो वैसा करेंगे, वैसा होगा तो वैसा करेंगे। इजराइल और हिजबुल्लाह में भीषण युद्ध क्यों हो सकता है, इसे इतिहास की घटनाओं से भी समझने की जरूरत है। एक तो इजराइल और लेबनान की दुश्मनी 1948 में ब्रिटिश रूल के समय से चली आ रही है। इजराइल और लेबनान में वर्ष 1996 और 2006 में आमने सामने की जंग हो चुकी है। 2024 में गाजा युद्ध ने इस दुश्मनी में आग में घी डालने का काम किया है। 2006 में जो युद्ध हुआ था, उसके लिए हिजबुल्लाह कहता है कि अगर यह युद्ध और छिड़ता, लंबा चलता, तो हम इजराइल को हरा देते। यह हिजबुल्लाह क्लेम करता है। अल जजीरा न्यूज की अप्रैल में आई रिपोर्ट कहती है कि इजराइल ने हिजबुल्लाह के औसतन एक हमले के जवाब में लेबनान पर 5 भीषण अटैक करके दिया। हिब्रू भाषा के दैनिक समाचार मारीब की 7 जून को किए गए सर्वेक्षण में पाया गया कि 62% इजरायली हिजबुल्लाह पर निर्णायक हमलों के पक्षधर हैं। खुद नेतन्याहू पिछले हफ्ते कह चुके हैं कि इजराइल लेबनान के साथ बॉर्डर पर इंटेंस ऑपरेशन के लिए तैयार है। कुल मिलाकर संकेत यही है कि गाजा में तबाही के बाद इजराइल एक मोर्चा यहां भी खोल सकता है और दुनिया इजराइल लेबनान के बीच जमीनी जंग की गवाह बन सकती है। मिडल ईस्ट में नई जंग तबाही के संकेत दे रही है, तो वहीं रूस यूक्रेन जंग में पुतिन की 7 नई शर्तें, विनाश की आहट दिखाई दे रही हैं उनसे। और यह भी शर्त रखी गई हैं, 7 शर्तें पुतिन की 7 शर्तें G7 की मीटिंग के दौरान। देखिए, करेक्ट द डॉट्स। पुतिन ने आज यूक्रेन से युद्ध खत्म करने के लिए दुनिया के सामने एक प्रस्ताव रखा, और यकीन मानिए यह रूस का शांति प्रस्ताव कम, यूक्रेन और पश्चिमी देशों को पुतिन की आखिरी चेतावनी ज्यादा। पुतिन ने पहली शर्त रखी कि यूक्रेन की सेना लुहांस्क और डोनेस्क रीजन से पूरी तरह से हटा दी जाए। यह पहले भी वो कहते आ रहे हैं। दूसरी शर्त रखी कि खेरसोन और ज़ेपोरिजिया इलाके से भी यूक्रेनी सेना को पूरी तरह से विड्रॉल हो जाए। खेरसोन और ज़ेपोरिजिया, यह भी वो कहते आए। तीसरी शर्त रखी कि क्रीमिया, लुहांस्क, डोनेस्क, खेरसोन और ज़ेपोरिजिया की स्थिति अंतर्राष्ट्रीय संधियों में रूस के मुताबिक तय हो। यह भी वो कहते आ रहे हैं। चौथी शर्त रखी कि यूक्रेन तटस्थ रहे, किसी भी गुट का हिस्सा ना बने। यह भी वो कहते आ रहे हैं। पांचवी शर्त रखी कि कीव नेटो में शामिल होने से साफ इनकार करे। यह भी वो कहते आ रहे हैं। छठी शर्त रखी कि यूक्रेन का न्यूक्लियर फ्री स्टेटस हो। यह भी वो कहते आ रहे हैं। और 7वीं शर्त रखी कि रूस पर लगे पश्चिम के सभी तरह के प्रतिबंध हटाए जाएं। यह एक नई शर्त उन्होंने रखी है। G7 के दौरान पुतिन की 7 शर्तें। पुतिन ने कहा कि अगर उनकी सभी शर्तें मान ली जाती हैं तो मॉस्को सीजफायर का आदेश देगा और यूक्रेन से शांतिपूर्ण समझौते पर बातचीत शुरू करेगा। लेकिन अगर यह शर्त नहीं मानी गई तो युद्ध में कीव और पश्चिम के खिलाफ आगे की स्थिति अलग भी हो सकती है। यहां आगे की स्थिति से पुतिन के कहने का मतलब क्या है, हमने इसे डिकोड करने की कोशिश की, लेकिन उससे पहले बिग वॉल पर देखिए पुतिन ने यूक्रेन से असल में कितना बड़ा इलाका मांग लिया। यह देखिए सर, कौन सा वो इलाका है जो इन्होंने मांग लिया। पहले आपको मैं एक एक डिटेल बता देता हूं, ध्यान से देखिएगा, एक्सप्लेन करते हैं आपको। यूक्रेन से सेना की वापसी चाहते हैं। अब ये देखिए, ये जो आपको बेल्ट दिखाई दे रही है, इसको देखिए। ये है लुहांस्क और डोनेस्क, जिसको लेकर जंग छिड़ी थी।
शुरुआत यहीं से हुई थी क्योंकि यहां पर रशिया की भाषा बोलने वाले और रशिया के लोग ज्यादा रहते हैं। जब यह जंग आगे बढ़ी तो ज़ेपोरिजिया और खेरसॉन भी इन्होंने कब्जा कर लिया और इन चारों पर अपनी सरकारें बना दी, ऐसा दावा किया जाता है। अब पुतिन कह रहे हैं कि ये जो स्ट्रेच है, इसके अलावा ये सारा स्ट्रेच भी इनका हो जाए, ये सारा स्ट्रेच भी, और इसमें खार्किव भी आता है। सोचिए 2.5 साल से ऑपरेशन चल रहा है। इसके अलावा अब आप जो यूक्रेन के अंदर की तस्वीर देख रहे थे, पुतिन ने कहा है कि वो यहां से भी विड्रॉल चाहते हैं, यहां पर भी रूस का कब्जा हो। इंटरेस्टिंगली यूक्रेन का ये पूरा इलाका 26,000 किलोमीटर तक फैला है, जो जर्मनी के अधिकांश संघीय राज्यों से भी बड़ा है। मैसेडोनिया और स्लोवेनिया से भी बड़ा क्षेत्रफल है, इजराइल के क्षेत्रफल से भी बड़ा इलाका है। क्या यूक्रेन इतना बड़ा हिस्सा गंवाना चाहेगा? हम सब जवाब जानते हैं। यूक्रेन कहता है नहीं, वो लड़ेगा, पश्चिमी देश उसकी मदद करते रहेंगे, पश्चिमी देशों की मदद युद्ध को और भड़काती रहेगी, पुतिन उसके बाद भी नहीं रुकेंगे, वो नेटो से सीधी जंग लड़ सकते हैं, ये संकेत हैं। और इसका सबसे बड़ा संकेत क्यूबा में रूसी परमाणु पनडुब्बी के पहुंचने से मिला। अमेरिका ने जवाब में रूसी पनडुब्बी के सामने अपनी न्यूक्लियर सबमरीन हेलेना को अब तैनात कर दिया गया है। मिरर डिप्लॉयमेंट। सोचिए किसी भी दिन क्यूबा से दो महाशक्तियों के बीच क्या परमाणु युद्ध हो सकता है। ये रिपोर्ट देखें। ये अमेरिका की पनडुब्बी यूएसएस हेलेना है, यूएस की फास्ट अटैक न्यूक्लियर पावर्ड लॉस एंजलिस क्लास सबमरीन, जो 10 MK-48 टॉर्पीडो के अलावा टॉम हॉक लैंड अटैक मिसाइल और हार्पून एंटी सरफेस शिप मिसाइल से लैस है, जिसे अमेरिका के तट से निकालकर क्यूबा के ग्वांतानामो की खाड़ी में तैनात किया गया है। और इसकी वजह है क्यूबा से अमेरिका के खिलाफ रूस की आक्रामकता। रूस की कजान परमाणु पनडुब्बी 2 दिन पहले ही वॉर एक्सरसाइज में शामिल होने के लिए हवाना पहुंची थी। हाइपरसोनिक जिरकॉन मिसाइल से लैस रूस की इस परमाणु पनडुब्बी के अलावा रूसी नेवी का सबसे आधुनिकतम एडमिरल गोर्शकोव वॉरशिप बेड़ा भी अटलांटिक से होते हुए हवाना पहुंचा था। रूस के इस जंगी बेड़े पर अमेरिका अपने जासूसी विमानों के जरिए आसपास से नजरें बनाए हुए था और अब समंदर में रूस की चुनौतियों को काउंटर करने के लिए रूसी कजान पनडुब्बी के सामने यूएसएस हेलेना न्यूक्लियर सबमरीन को तैनात किया गया है। हम आपको अब ग्राफिक्स के जरिए दिखाते हैं कि रूस और अमेरिका की परमाणु पनडुब्बियां एक दूसरे से कितना करीब आ चुकी हैं। हवाना में रूसी परमाणु पनडुब्बी कजान तैनात है। अमेरिका ने गोटनामो बे या गोटनामो खाड़ी में यूएसएस हेलेना सबमरीन की तैनाती की है। इंटरेस्टिंग है ये, जरा ध्यान से देखिएगा। कजान पनडुब्बी जिरकॉन मिसाइल से लैस है, हाइपरसोनिक मिसाइल। अमेरिका की हेलेना पनडुब्बी न्यूक्लियर हमला करने में सक्षम है। दोनों देशों की सबमरीन के बीच की दूरी 800 किलोमीटर बताई जा रही है और इस तैनाती से जिससे अटलांटिक से लेकर कैरेबियन सी तक युद्ध का अंदेशा बढ़ गया। सोचिए, और यह सब हो रहा है G7 के दौरान। सोचिए, वैसे अब से थोड़ी देर पहले पुतिन के शांति प्रस्ताव पर नेटो चीफ ने बड़ा बयान दिया। पुतिन के शांति प्रस्ताव पर नेटो चीफ का बयान, पुतिन का प्रस्ताव शांति लाने के लिए नहीं है। पुतिन के प्रस्ताव में रूस की आक्रामकता है। पुतिन पूरे यूक्रेन पर कंट्रोल चाहते हैं। रूस की सेना को यूक्रेन से बाहर निकालना ही होगा, स्टोल्टनबर्ग ने कहा।